Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. Let's get started with the Hindu newspaper breakdown for the month of April 2022. आप सभी का स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में. विदाउट एनी डिले आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस लेक्चर्स को. अप्रैल मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, मैंने 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि 1 अप्रैल को कोई भी चीज शुरू करो ना तो अप्रैल फूल हो जाता है. ठीक है, मतलब मेरा ऐसा मानना है, मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि 1 अप्रैल को कुछ भी शुरू करूँ ना तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती. इसीलिए मैंने आज से दैट इज 3 अप्रैल से हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस लेक्चर्स अपलोड करने के बारे में डिसीजन बनाया, फाइनली लिया. तो आज ये 1 अप्रैल 2022 का लेक्चर है. ठीक है, जो कि हम अपलोड कर रहे हैं. लेक्चर तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया था बट अपलोड मैं 3 अप्रैल को ही कर रही हूँ ताकि टचवुड किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए और कंसिस्टेंसी बनी रहे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जो कि है सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. द टेलीग्राम चैनल लिंक इज ऑल्सो गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फटाफट से उस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए. एंड आई हैव ऑल्सो एडेड सम क्वेश्चंस, सम क्विजेस फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई हैव क्रिएटेड दिस लेक्चर solely keeping in mind your preliminary and mains examination. होता है क्या है, कुछ एजुकेटर्स क्या करते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको लेक्चर तैयार करके देते हैं, बट हमारे लेक्चर्स में आपको मेंस का पर्सपेक्टिव भी कवर्ड मिलेगा. ओके, तो शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. So the first important article that I saw was areas under AFSPA regime reduced, says Amit Shah. Union Home Ministry has considerably reduced the disturbed areas under the Armed Forces Special Powers Act in Assam, Manipur, Nagaland. This was said by the Home Minister Amit Shah. This was announced. तो यानी कि जो AFSPA Act है उसके अंदर जो areas covered है, जो states covered है, जो areas disturbed areas covered है उनको कम कर दिया गया है. वैसे भी you all know that AFSPA Act has been criticized a lot. We will study why it is being criticized. We will study what is the history of this act. We will study what is the meaning of disturbed area. So first I'll tell you, when you see this article, how you should study this article. First of all, you have to study what is AFSPA, Armed Forces Special Powers Act 1958. What is it? This is important for prelims and both GS paper 2. ठीक है, first you have to study about this act. Second, you have to study the meaning of disturbed areas. What is the meaning of disturbed area? ठीक है. Third, you will study why this act has been criticized. इस act को इतना criticize क्यों किया गया है? ठीक है. So these are the 3 topics that you have to study in this particular article. Now these 3 topics will not be explained in this article. For that you have to do a little bit of Google search. ठीक है. अब ये topics इसमें पर्टिकुलरली दिए नहीं हुए हैं, हमको सर्च करना है. सो फॉर दैट आई एम हियर. ठीक है, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है. सो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958, व्हाट इज इट? इट इज द रीइनकार्नेशन ऑफ ब्रिटिश एरा लेजिस्लेशन. दैट मीन्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा देयर वाज दिस काइंड ऑफ लेजिस्लेशन ऑलरेडी इन प्लेस. अगेन आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस एक्ट केम अप. ठीक है, तो इट्स अ रीइनकार्नेशन, मतलब इसका पुनर्जन्म हुआ है. ओके, इट हैज after independence we have given it a new face, new body, everything, and वही ब्रिटिश एरा का लेजिस्लेशन है ऐसा कहा जाता है. ठीक है, एंड इट वाज इनैक्टेड टू क्वेल द प्रोटेस्ट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. व्हाई इन ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा दिस लेजिस्लेशन वाज पास्ड? सो दैट क्विट इंडिया मूवमेंट कैन बी कर्ब्ड, क्विट इंडिया मूवमेंट कैन बी रिमूव्ड, कैन बी शट डाउन. जो हमारे गांधी जी ने और हमारे नेशनलिस्ट ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसको खत्म करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था. नाउ इट was again reenacted. 1958 का आर्म्ड फोर्सेस एक्ट आ गया एंड इट was issued by way of 4 ordinances. 1947 में when we got our independence 4 ordinances पास किए गए थे जिसके थ्रू इसको रीइनैक्ट किया गया था. सो इट was replaced by an act in 1948. प्रेजेंट लॉ जो है अभी प्रेजेंटली दिस एक्ट इज इफेक्टिव इन नॉर्थ ईस्ट एरिया. ये तो दिस इज कॉमन नॉलेज. ओके, ये तो आपको पता है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो. तो नॉर्थ ईस्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन 1958. ओके, सो इट इज इनिशियली इट वाज आर्म्ड फोर्सेस असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट. now it is only armed forces special powers act. Okay, because the area of application of this act has been enlarged, it has been expanded. Okay, so now Arunachal Pradesh is covered under this act, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. Okay, they also came into being
तो द एक्ट वाज अडॉप्टेड टू अप्लाई टू दी स्टेट्स आल्सो, क्योंकि असम एंड मणिपुर की बात करिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आ गए, तो इस पे भी इस एक्ट को अप्लाई कर दिया गया। यहाँ तक पॉइंट इज क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब ये क्वेश्चन आता है कि भैया व्हाई इट इज कंट्रोवर्शियल, ठीक है? तो द रीजन इज दैट ये आर्म्ड फोर्सेस को ना अनलिमिटेड पावर दे देता है ये एक्ट। दिस एक्ट गिव्स द आर्म्ड फोर्सेस अनलिमिटेड पावर, दे कैन किल एनीवन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन दैट दीज पीपल आर एक्टिंग अगेंस्ट लॉ, और दे कैन सर्च एनी प्रेमाइसेस विदाउट एनी सर्च वारंट, किसी सर्च वारंट के बिना ही किसी के प्रेमाइसेस को सर्च कर सकते हैं, जस्ट सस्पिशन, शक के बिना पर, शक हो गया है तो दे हैव अनलिमिटेड पावर टू डू व्हाटएवर दे वांट, प्लस दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। इनके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस एक्ट में इसको इन लोगों को फुली हिटलरगिरी वाली पावर दे रखी है। सो दैट इज द कंट्रोवर्सी दैट इज गोइंग ऑन, ओके, रिगार्डिंग दिस एक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, इन द न्यूज़पेपर वी स्टडीड डिस्टर्ब्ड एरियाज, कि डिस्टर्ब्ड एरियाज हैव बीन रिड्यूस्ड अंडर दिस एक्ट। व्हाट एग्जैक्टली इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया इफ दे आस्क यू इन द इंटरव्यू? अगर आपसे मान लो इंटरव्यू में पूछ लिया कि भाई AFSPA में ये डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है, सो व्हाट विल यू आंसर? सी, disturbed area as per the AFSPA, what is it? It is an area or any area in a state or in a union territory to which this act extends. जहां पर ये एक्ट एक्सटेंड होता है वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, जहां पर गवर्नर जो है, where the governor of the administrator is of the opinion that whole or any part of such state or union territory is disturbed or is having a dangerous condition which can use the help of armed forces, ठीक है, when necessary. That means अगर गवर्नर जो है उस एरिया का या एडमिनिस्ट्रेटर है वो कंफर्म कर देता है कि ये पर्टिकुलर एरिया इस स्टेट का या इस यूनियन टेरिटरी का, भाई यहाँ पर सिचुएशन लॉ के दायरे से बाहर जाती जा रही है, ठीक है, उस केस में ये एक्ट वहां लगेगा और उस जगह को डिस्टर्ब्ड एरिया करार कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? सो द मेजर कंट्रोवर्सी इज दैट दिस एक्ट इट ग्रांट्स सोल्जर्स एग्जीक्यूटिव पावर्स, दे कैन एंटर एनी प्रेमाइस, दे कैन सर्च ऑन द बेसिस ऑफ देयर सस्पिशन, दे कैन अरेस्ट इवन विदाउट अ वारंट, ठीक है, प्लस देयर हैव बीन केसेस ऑफ फेक इनकाउंटर्स, तो ह्यूमन राइट वायोलेशन हो गया ना उस केस में। It empowers the security personnel or the armed forces to use force and shoot, जिसकी वजह से काफी लोगों का तो मर्डर, एक तरीके से मर्डर कह रही हूं मैं, एक तरीके से डेथ हो गई है, ठीक है, तो इस केस में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ हियर आल्सो कम्स a committee, the recommendation of a committee when it comes to the AFSPA Act, okay, जीवन रेड्डी कमेटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है, yes, for GS paper 2 it is important in mains, but for prelims also they can give you names of 4 committees, then they will ask you which of them is related to the AFSPA, ठीक है, आपको 4 कमिटीज के नाम दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे भाई इसमें से AFSPA से रिलेटेड कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशन आई है, ठीक है, तो यहाँ पर देयर वाज अ कमिटी व्हिच वाज हेडेड बाय जस्टिस जीवन रेड्डी, ठीक है। नाउ हियर he is a justice, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, ठीक है, it was appointed in 2004, why? Underline to review AFSPA, तो when you are taking down notes ना, how can you do that? जीवन, you can just write जीवन रेड्डी कमिटी, ठीक है, then you can write like this, you can create a mind map, 2004 में आई थी, why? To review the AFSPA, ठीक है, and it was headed by Justice जीवन रेड्डी। इस तरीके से you can create a flow chart or mind map. Now the committee found that the powers which are given to the armed forces under this act are not absolute. उन्होंने बोला कि absolute power नहीं है, but it nevertheless concluded that act should be repealed. भले ही जो powers armed forces को दिए they are not absolute, but yes we are of the opinion that this act should be cancelled, it should be repealed, इसको खत्म कर देना चाहिए इस एक्ट को, ये कमिटी के रिकमेंडेशन थे, ठीक है। The key recommendations were that in case situation so warrants, अगर situation demand कर रही है, state government may request union government to deploy the army for not more than 6 months, ये नहीं कि पूरे साल आर्मी वहां पर disturbed area में deployed है। If the situation is very troublesome in a particular area, yes, use the force of army but not for more than 6 months, ओके, वरना तो हिटलर वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी।
यूनियन गवर्नमेंट में ऑल्सो डिप्लॉय द आर्म्ड फोर्सेज विदाउट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट। यूनियन गवर्नमेंट बिना स्टेट की परमिशन से भी आर्म्ड फोर्सेज को डिस्टर्ब एरिया में, स्टेट में डिप्लॉय कर सकती है, यूज कर सकती है। सिचुएशन शुड बी रिव्यूड आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद सिचुएशन को रिव्यू किया जाए। एंड देन पार्लियामेंट्स अप्रूवल शुड बी sought or should be taken for extending the deployment. If the armed forces have to be deployed for more than 6 months, then parliament's approval should be taken. Non-commissioned officers may continue to have the power to fire. Okay, and union government should set up an independent grievance cell. Fire मतलब आग लगाना नहीं है, नौकरी से निकालना होता है, ठीक है। Union government should set up an independent grievance cell in each district where act is enforced, so that if the citizens are facing certain kind of or any kind of problem from the armed forces, they can put their complaint in this grievance cell. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये रिकमेंडेशंस थी जीवन रेड्डी कमिटी की। ये पॉइंट तो बहुत इजी है, याद रहेंगे आपको, ठीक है। इसको एक बार फिर से पढ़ना, काफी इजी पॉइंट्स है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाना एंड यू विल रिमेंबर देम। ओके, आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। अनअकैडमी लाइट प्रेजेंटेड बाय अनअकैडमी UPSC CSE Prelims Test Series is live to help you crack your upcoming preliminary examination, which is created by these test series, Unacademy Lite. It is created by top educators on Unacademy. We will cover the entire syllabus. In-depth performance analysis will be given to you. That means your report card will be given to you, so that you can know your strengths and weaknesses, and accordingly you can move forward in your preparation journey. Plus already 50,000 plus students have enrolled. Okay, plus इसकी जो टॉपर्स के द्वारा रेटिंग दी गई है वो 4.6 प्लस है, यानी कि जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है उन्होंने भी इस हमारे टेस्ट सीरीज को काफी अच्छी रेटिंग दी है। तो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई अगर करना है प्रीलिम से पहले और उन पर अच्छे से काम करना है तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए अनअकैडमी लाइट में, जो कि है प्रीलिम्स की स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज, जो आपका जीएस का प्लस सीसैट का दोनों ही सिलेबस कवर करेगी। So what you can do is click on the link given below and use code ARPITA10 so that you will be getting optimum discounts by this code. इस कोड को यूज करके ना ARPITA10 आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और 6 अप्रैल से तो नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर, तो आपको जब भी आप इन बैचेस में एनरोल करोगे आपको 20 GS बुक्स भी मिलेंगी जो सिलेबस के हिसाब से तैयार की गई हैं, जिसमें PYQs प्लस सॉल्यूशंस भी हैं जो आपको घर तक डिलीवर की जाएंगी। फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और कोड यूज करना मत भूलना ARPITA10, ताकि आपको इजीली डिस्काउंट्स भी आपके सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएं, ठीक है। Next important article is Civic Unions Divided Over Reunification Bill. Here this is important from the perspective of both prelims plus GS paper 2. ये आपका prelims और GS paper 2 plus GS paper 4 के perspective से भी, ethics के perspective से भी काफी important topic है। इंटरव्यू में तो ऑब्वियसली कहीं से भी कुछ भी करंट इवेंट से रिलेटेड पूछ ही लेते हैं। So, a day after the bill to reunify the 3 municipal corporations of Delhi was passed in Lok Sabha, unions representing the civic bodies, workers were divided over the issue. तो अभी क्या हुआ है कि 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो है दिल्ली की, उनको रीयूनिफाई करने का, फिर से यूनिफाई, एक से मर्ज करने का जो बिल है वो पास किया गया, मतलब लोकसभा में पास किया गया, जिसके ऊपर अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो सिविक बॉडीज आपकी इंडियन पॉलिटी में आता है। Now some students must be wondering, ma'am, why are we studying about Delhi? Whatever is happening in Delhi, we are from this state or that state. हम क्यों पढ़े स्टेट स्पेसिफिक न्यूज? भाई पढ़ना जरूरी है। सिविक बॉडीज जो है इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है, स्पेसिफिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। Remember M. Lakshmikant, Indian polity. Okay, so you have to study it. So the particular purpose of this bill is to merge capital's 3 municipal corporation: the South Municipal Corporation, the North Municipal Corporation and East Municipal Corporation. ठीक है, 10 साल पहले इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को बाइफरकेट किया गया था, ठीक है, ट्राइफरकेट कह लो, ठीक है, 3 है ना, तो इनको डिवाइड किया गया था। अब इनको मर्ज करने का फिर से बिल पास किया गया है। ओके, नाउ दिस प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द करंट पार्लियामेंट्री सेशन। लोकसभा में तो फिलहाल पास ही हो गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड देन अबाउट द बिल। पहले हमें बेसिक्स तो समझ आने चाहिए। जब आपको आपकी जड़ें ही कमजोर होंगी तो आप अपने फाउंडेशन ही वीक है तो आगे से
उसके ऊपर नॉलेज कैसे बिल्डअप कर पाओगे? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर रूट्स आर स्ट्रॉन्ग. व्हाट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? ओपन अप योर एम लक्ष्मीकांत बुक. ठीक है, देयर इज अ चैप्टर ऑन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक है, सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर अर्बन लोकल गवर्नमेंट. अर्बन, ठीक है, रूरल नहीं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है. ये लोकल गवर्नमेंट तो एक अलग ही सेपरेट चैप्टर है आपका इंडियन पॉलिटी में. That is responsible for development of any metropolitan city having a population of more than 1 million people. This is important for prelims. Municipal corporation में क्या होता है? ये एक urban local government है, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट का काम करती है. किसका? मेट्रोपॉलिटन सिटी का, जिसकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 1 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? Basic definition: it's an urban local government which will develop the metropolitan city whose population is more than 1 million. Okay. Now the municipal corporation, how is it funded? It relies heavily on property tax revenue. ठीक है, जो आपका घर है, हाउस है, ठीक है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उस पे जो आप टैक्स पे करते हो, वो जो रेवेन्यू है उससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलती है. ठीक है, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट्स बाय एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, जहां पर यूनियन टेरिटरीज जो है, वेराज यूनियन टेरिटरीज के केस में वहां पर पार्लियामेंट के एक्ट से इसको एस्टैब्लिश किया जाता है. सो इफ स्टेट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ स्टेट. If union territory में we have the municipal corporation, it is established by the act of parliament. This is important for prelims, बेटा इसको लिख लो. ठीक है, this is really important for prelims. And the first municipal corporation in India was created where? In Madras. Again, important preliminary fact. 1688 में Madras में पहला municipal corporation India में establish किया गया था. Then in 1726 we had the municipal corporations in Bombay and Calcutta. So please write it down on your Indian polity book on the first page itself. ताकि जैसे ही, so that when you will open the book, you will see the first thing you will see is about the municipal corporation. The first was created in 1688 in Madras, then in 1726 in Bombay and Calcutta. Okay, point clear? Easy है, very easy peasy. Okay. Now, what are the constitutional provisions when it comes to municipal corporations? See, in the Constitution of India, there are no provisions which were made for the establishment of local self-government, except the incorporation of Article 40 in DPSP, not in fundamental rights, in DPSP. ठीक है, नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, बट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में मेंशन्ड है, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ओके. 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैज इंसर्टेड न्यू पार्ट 9A into the constitution which deals with municipalities and नगर पालिकास का एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, दैट मींस डीपीएसपी आर्टिकल 40 talks about local self government. ठीक है, and then the 74th amendment act 1992 में we have part 9A जो की बात करता है administration of municipality and नगर पालिका. And we have article 243P to 243G. ठीक है, it also added new 12th schedule of the constitution जिसके अंदर 18 आइटम्स हैं जो कि डील करते हैं आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से. तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको याद करने हैं. ठीक है, so there are certain schedules and articles which deal with the municipal corporation, the administration, but not, there is nothing about the establishment of local self government in the constitution. That you have to remember for prelims. So if this question comes, वैसे तो ये 2012 में प्री में क्वेश्चन आया था, let us answer it. Okay, which of the following provisions of Constitution of India have a bearing on education? ठीक है, इसमें से कौन से प्रोविजंस हैं जो एजुकेशन का जिसके अंदर लिंक है, ठीक है, या एजुकेशन को जिसके बारे में जिसके अंदर कुछ शेड्यूल्स या प्रोविजंस है. डीपीएसपी, रूरल अर्बन लोकल बॉडीज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल. बहुत इजी क्वेश्चन है. 7th शेड्यूल तो बहुत ही फेवरेट है यूपीएससी का, इसके बारे में जरूर पढ़ना. प्लीज स्टडी द 7th शेड्यूल. सिंस द लास्ट 3 years they have been asking in prelims questions on 7th schedule. Okay, do not skip it. So the correct answer in this case is D. Option D is correct. All of the above have a bearing on education. DPSP में education mentioned है, rural urban local bodies में भी, 5th, 6th and 7th schedule तो we all know that. Okay, यहाँ तक point clear हो गया. अच्छा, so on Unacademy now we are launching new optional courses in April. Sociology, Management, Agriculture and PSIR.
तो अगर आप चाहें, अगर आप ऑप्शनल को लुकआउट कर रहे हो तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। दीज ऑप्शंस विल बी इन इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, आप देख सकते हो, ठीक है। प्लस डू नॉट फॉरगेट टू यूज कोड अर्पिता10 सो दैट यू कैन गेट योर डिस्काउंट ऑल्सो ऑन अनअकैडमी प्लस। बट आपको कोई डाउट है ना तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, वील सॉल्व ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू योर सब्सक्रिप्शन। एंड अनअकैडमी इज ऑल्सो ऑफरिंग loan on Unacademy Plus subscription. You can get started with 0% EMI today. Nothing can stop you now. Loan approves in 2 hours. Minimal paperwork है. Time repayment का बहुत ही flexible है. बाकी details के लिए इस number पे आप call कर सकते हैं. Now let us understand the background of the reunification bill. Okay, इसका background समझ लेते हैं, because now this bill has been proposed and passed in Lok Sabha and it is going to merge the North Delhi, South Delhi and East Delhi Municipal Corporation. The background is that it all started in 2011 wherein the government proposed the trifurcation of the municipal corporation, डिपार्टमेंट। ओके, तो एमसीडी को ट्राइफरकेट 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का प्रपोजल रखा गया एंड दिस प्रपोजल वाज क्लियर्ड इन नवंबर 2011 ओके बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। व्हिच मिनिस्ट्री क्लियर्ड इट? MHA। okay, and then after this proposal was cleared, Delhi government what it did, it convened a very special assembly session and in that session it passed the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill। तो दिसंबर 2011 में ये जो प्रपोजल रखा गया था नवंबर में, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया, एक बिल निकाल दिया एंड अकॉर्डिंग टू दिस बिल there 3 types of different MCDs were created, north, south and east। okay, so now what they are doing in this reunification bill, they are asking to merge these 3 MCDs। इसको मर्ज करने की बात की गई है, पहले ट्राइफरकेट किया, मर्ज कर दिया, बस यही चलता रहता है। ठीक है, समझ आ गई बात? एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू मर्ज इट? द क्वेश्चन ये आता है कि भैया इसको मर्ज करने की जरूरत क्या है? कर दिया आपने ट्राइफरकेट तो ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दैट ओवर दीज इयर्स दीज 3 नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, राइट इट डाउन, फर्स्ट प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग इज नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज of the सफाई कर्मचारीज, दैट इज दी स्वीपर्स। आपने देखा होगा आपके घर के बाहर जो सड़क है उसको साफ करने के लिए सुबह सुबह 6 बजे के करीब सफाई कर्मचारीज आते हैं ना। ठीक है, फर्स्ट इज दिस प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम दैट दीज 3 वर फेसिंग वाज uneven distribution of the property tax। I told you earlier that property tax is the major source of revenue for the MCD। तो इन तीनों सिविक बॉडीज के बीच में जो प्रॉपर्टी टैक्स का रेवेन्यू है उसको डिस्ट्रीब्यूट अनइवनली किया जा रहा था। सो देयर वाज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, देयर वाज लॉसेस दैट वर इंक्रीजिंग एटसेट्रा। okay, plus the territorial divisions between these 3 MCDs was also not even, it was uneven। okay, and that is why the revenue that was being generated was also not enough, and that is why they are now thinking of merging these 3 municipal corporations। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। ठीक है, रीजन भी समझ आ गया है। Now another important point is what are civic bodies? ये urban civic bodies होती क्या है? And which amendment has helped us to enact these categories of urban local bodies? It is the 74th amendment। Please write it down, it is important for prelims। 74th amendment was enacted। ठीक है, basically 3 categories of urban local bodies होती है, महानगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। ये पॉइंट आपको याद रखना है। There are, write it down, 3 categories of the urban local bodies। First category is, write it down, Mahanagar Nigam, which is known as municipal corporation। Second category is Nagar Panchayat, Nagar Palika, which is known as municipality। ठीक है, नगर पंचायत, सॉरी नगर पालिका। ठीक है, and the third is नगर पंचायत, which is known as notified area council or town पंचायत। So first category is महानगर निगम, full form आप ऐसे लिख सकते हो, महानगर निगम। This is the first category, which is also known as municipal corporation। Second category of urban local body is nagar, write it down, palika। Nagar palika is municipality। And third category is
Nagar Panchayat, which is also known as Notified Area Council or Town, TOWN, Panchayat. Okay, remember this for your preliminary examination. Okay, next important article, heat wave to continue, April to be hotter than normal in Delhi. हर साल का है, दिल्ली में जैसे ही गर्मी आती है हमारा जलना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, so heat wave can be asked in prelims also and mains also. Heat wave is period of excessively hot weather, and here we find high humidity, especially in the oceanic climate countries. The heat wave basically क्या होता है, जो usual weather area होता है उस एक particular state का या area का weather जो होता है वो काफी गर्म होता है, उसे हम उस period को heat wave बोलते हैं. That period is heat wave. Okay, what kind of question they can ask you in mains? What are heat waves? The definition. Here you will answer a definition. How are they classified? ठीक है, and discuss the effects of heat waves on health, environment, economy, and suggest how India should be prepared for heat wave. Now here I have given you a hint of how you can frame an answer to this question. First of all, they are asking what are heat waves. सबसे पहले तो आपसे पूछ रहे हैं कि भैया हीट वेव्स होता क्या है. ठीक है, सो हियर यू कैन आंसर दैट हीट वेव्स usually you see this condition between April to June in India, and it's a condition of air temperature which is very dangerous for the human body when the human body is exposed to the heat wave. ठीक है, in India typically it occurs between April to June and in some cases it also extends till July. कभी कभी ये जुलाई तक भी extend कर जाता है. So it's a period of very abnormal high temperatures, more than the normal maximum temperature. Okay, and next part of the question is saying this, how are they classified? So the Indian Meteorological Department, that is the IMD, it requires that at plains area the temperature should reach at least 40 degrees Celsius, and in hilly regions temperature if it is reaching at least 30 degrees Celsius, और अगर ये plus 5 to 6 degree Celsius है, ठीक है, इस केस में भी plus 5 to 6 degrees Celsius है, तो that condition is known as the heat wave condition. Now the next part of the question is discuss the effects of heat waves on health, environment and economy. ठीक है, so first of all what is the impact? Please create this mind map in your register. First impact can be on humans, they are asking. It can be heat strokes. You must have seen while in the school assembly, while doing the morning prayers, ठीक है, when the summer season used to start. In my school, we used to give the morning prayers in the open field, in the school open ground, students used to collapse, they used to get unconscious, they used to faint. Okay, so the very high temperatures or humid conditions, they pose a very elevated risk of heat stroke or heat exhaustion. Older people, they might get impacted with heart disease, respiratory problem, heat stroke, etc. Then it also increases the healthcare cost, because the more people are impacted, the more the hospitalizations will increase, emergency room visits will increase, cardiorespiratory problems, they might cause death and severe illness in humans. Okay, next, impact of heat waves can be the risk of wildfires. You must have heard about wildfires. The heat domes, they act as a fuel to wildfires. In US, every year there are so many forests, precious forests, that are burnt because of wildfires. Okay, then it also lessens the workers' productivity, decreases the workers' productivity, because जो construction sector है उसमें labor लोग जो होते हैं गर्मी में नहीं काम कर पाते हैं भाई. Among more than 1 billion workers, they are exposed to high heat on a regular basis. That reduces the work output because of heat stress. Okay, then next is it prevents the cloud formation also. The condition, it prevents the clouds from forming. It allows, allowing more radiation from the sun to hit the ground. That is why it is equally damaging for the humans and for the environment. It also impacts the vegetation. It damages the vegetation. Okay, because it damages the crops. It dries out the vegetation, which results in droughts. सूखा पड़ जाता है. ठीक है? तो agriculture sector is also impacted. The economy is also impacted. Then it leads to increase in energy demands. The heat wave also leads to rise in energy demand, specifically electricity. So the rates of ACs, air conditioners and electricity rates also increases.
एंड देन देयर आर पावर रिलेटेड इश्यूज. आपको पता है गर्मियों में कितनी लाइट जाती है. डिसरप्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सप्लाई ऑल्सो. ओके, because it impacts the electrical grid. So as a result, there is a double risk of infrastructure failure and health impact as well. Now the next part of the question is saying how should India be prepared? First, tactic can be the cooling measure. What is the cooling measure? Now, if we are effective and environmentally sustainable, if we use the effective and environmentally sustainable cooling measures, it can protect us from the worst health impacts of heat waves. वॉल कोटिंग्स आप बाहर करो ऐसी कि जो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करे, अंदर अब्सॉर्ब ना करे. ठीक है, पर्सनल कूलिंग टेक्टिक्स या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो. देन यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज. यू कैन रिड्यूस द कार्बन एमिशंस. ठीक है, जिससे आपको रेडिएशन से आप बच सकते हो. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? So these are the tactics that you can use to be prepared from the heat wave, specifically between April to July month. Okay. The next important article, TTD temple at Amravati ready for inauguration. ये तो भैया आपके prelims के लिए, specifically prelims के लिए important है. Tirumala, and also it is important for GS paper 1 art and culture. Okay, the temple architecture. Okay, Tirumala Tirupati temple in Andhra Pradesh is the most famous temple in South India. It is also known as the Venkateshwara temple. And the deity which is worshipped over here is Lord Venkateshwara. That is the incarnation of a form of Lord Vishnu. Okay, so it is at the it belongs to the chain of Seshachalam hills. And basically यहाँ पर ये जो hills हैं इसके 7 peaks हैं, जो कि आदि शेष जिसके ऊपर ये पृथ्वी विराजमान है उसके 7 हेड्स को रिप्रेजेंट करती है. 7th पीक पर ये टेम्पल लोकेटेड है. ठीक है, जिसको हम वेंकटाद्रीज टेम्पल भी बोलते हैं. और द्रविडियन स्टाइल, बिकॉज साउथ इंडिया में है तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन दिस टेम्पल एंड इट इज द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू डोनेशन एंड वेल्थ. ओके, तो दिस टेम्पल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, द्राविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है इसका. एंड हियर वी हैव द्वारम्स, दैट इज द गेट्स, पराकरम्स, प्रदक्षिणम्स, जहां पर आप ऐसे प्रदक्षिणा लेते हो टेम्पल की. एंड वी हैव आनंदा निलयम, Vimanam, और Garbhagriha, Sanctum Sanctorum, where the deity is placed. The temple has 3 dwarams, 3 gates that lead to the Garbhagriha. तो 3 gates हैं इसके जहाँ से आप गर्भगृह Sanctum Sanctorum तक पहुंच सकते हो. And it has a 50 feet Gopuram, entrance door. 50 feet का इसका Gopuram is the entrance door. Okay. Then it has a golden entrance which is known as Bangaruvakali. It is the 3rd entrance through which you can enter the Sanctum Sanctorum. Okay. Another important point from prelims perspective is that the Tirupati Laddu have also received the GI tag, geographical indication जो tag होता है वो भी इनके यहाँ के प्रसाद को मिला है. Tirupati Laddu is also called Shri Vari Laddu. It is given as a prasad to the devotees. ठीक है, पहले लॉर्ड वेंकटेश्वर को एज नैवेद्यम चढ़ाया जाता है, उसके बाद एज अ प्रसाद ये डिवोटीज को मिलता है. ठीक है, it can only be made and sold at Tirumala temple only, and that is why it has, because of this uniqueness, it has been given this tag, GI tag. Okay, so the sweet is prepared in a temple kitchen which is called Pottu by Tirumala Tirupati Devasthanams who are managing this temple. Another very favorite topic of UPSC. Every year there is a question of Chilika Lake or Irrawaddy dolphin. So this is really favorite topic of your UPSC. So you have to remember this. So there is a decline in the population of the Irrawaddy dolphins. So we will study about Chilika Lake and we will study about the Irrawaddy dolphin. Irrawaddy dolphins are found in coastal areas. ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, चिलिका लेक में पाए जाती है. ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है. And Irrawaddy dolphins, they are under Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act. Endangered species है, रेड लिस्ट में, ये पॉइंट आपको याद रखना है. And they are found in Chilika Lake in Odisha, Songkhla Lake in southern Thailand. Okay, and there are 3 rivers wherein these dolphins are found. The Irrawaddy River in Myanmar, Mahakam River in Indonesia and Mekong in China. And you know about Chilika Lake, ओडिशा की एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट लगून है ये चिलिका लेक. लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स का. सर्दियों में यहीं पर ही माइग्रेटरी बर्ड्स दे फ्लॉक टुगेदर ओवर हियर. एंड इट वाज फर्स्ट डेजिग्नेटेड द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड of international importance in the Ramsar Convention 1981 में.
तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है. एंड वी हैव द कालीजय टेम्पल ऑल्सो विच इज लोकेटेड ऑन एन आइलैंड इन द चिलिका लेक इटसेल्फ. So this was all for today. ये था आपका आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस. आई होप यू enjoyed this lecture. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. If you really enjoyed it ना, please let me know in the comment section. Okay? On this note, we are wrapping up. Thank you everyone. Have a wonderful day ahead.